सो हेलो एंड वेलकम टू अल्टीट्यूड आईएएस। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंतर्गत जो कास्ट बायस किया जा रहा है ना, कहाँ, जेल के अंतर्गत, ये ह्यूमन डिग्निटी को वायलेट करता है, ऐसा मानना है और कहना है सुप्रीम कोर्ट का। सो समझिए इस बात को कि आज तक जब हमारा समाज इतना आगे बढ़ गया है, हमारी जातिवाद की जो व्यवस्था जिसमें दलित, पिछड़े और ओबीसी समाज से विभिन्न तरीके के दबाव युक्त काम करवाए जाते हैं, ऐसे काम जो सोशल जस्टिस के खिलाफ हैं, जो सोशल डिग्निटी के खिलाफ हैं, ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ हैं, वो काम जेल के अंदर भी हो रहा है। और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही तल्ख टिप्पणी की है। तो इस रिगार्ड में हम इन सारी बातों को समझेंगे। इसके बाद है, गवर्नमेंट ने एक इंटर्नशिप पोर्टल ऑनलाइन चालू किया है ताकि जो स्किल का गैप है उसको फिल किया जा सके। इसके बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं, जो समग्र शिक्षा अभियान है उसके तहत जो फंड डिले किया गया है उसके विषय में बात करेंगे। फिर ऑल एग्रीकल्चर इनिशिएटिव्स जितने हैं उसको 2 स्कीम के तहत, केवल 2 स्कीम के तहत ला दिया गया है, इसको भी हम लोग आगे देखेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे कि जो रैंकिंग सिस्टम है यूनिवर्सिटीज़ की, वो कैसे इफेक्ट कर रही है यूनिवर्सिटीज़ को, खास करके इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को। और लास्ट में हम लोग देखेंगे जो ओपेक हैं। इसके अलावा और भी 1-2 टॉपिक्स हैं छोटे मोटे जिस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सो इस रिगार्ड में आपको पता होगा कि हमारा प्रीलिम्स फायर बैच चल रहा है, जो 60 डेज का प्रोग्राम है प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए, बीपीएससी प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए। और ये कम्प्लीटली फ्री बैच है जो ऑनलाइन 5 बजे होती है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा यूपीएससी के लिए हमारा ये मेंटरशिप प्रोग्राम, सीसेट प्रोग्राम, जीएस, पीटी और मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रोग्राम जो है ये सारे चल रहे हैं, जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ये फ्री है फॉर 1 मंथ के लिए। इसके अलावा जो करंट अफेयर पीडीएफ है ये कम्प्लीटली फ्री है, जो आप लोगों को पर डे प्रोवाइड कराई जाती है। सो इस रिगार्ड में हम लोग देखते हैं जो कास्ट बायस है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो प्रिजन के अंतर्गत जो कास्ट बायस है, यानी कि समाज में दलितों से जो काम करवाए जाते हैं वही काम अगर जेल के अंतर्गत भी दलित और ओबीसी समाज से कराए जाएंगे, खास करके साफ सफाई का, तो ये जो है ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ है। इसका एक समरी देख लीजिए। कास्ट बायस डिस्क्रिमिनेशन इन जो प्रिजन हो रहा है, ये आर्टिकल 17 का वायलेशन है। और आर्टिकल 17 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 17 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप प्रिजन का जो मैनुअल है उसको रिवाइज कीजिए और 3 मंथ के अंतर्गत जो है ये सारे जो इश्यूज हैं इसको सॉल्व कीजिए। डी नोटिफाइड ट्राइब के बारे में चर्चा करेंगे, जिस ट्राइब को पहले, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, जिन लोगों को क्रिमिनल ट्राइब के रूप में माना था, आज भी उसके साथ क्रिमिनल के जैसे ही व्यवहार होते हैं और बहुत सारे बिना मतलब के, बिना बात के भी लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। प्रिजन में यानी जेल के अंतर्गत जो इक्वालिटी होनी चाहिए, इसके अंतर्गत जो है सब पर्सन इक्वल होने चाहिए और इसमें अनटचेबिलिटी जैसी और कास्टिज्म जैसी चीज़ें होनी ठीक नहीं है। इसके अलावा मार्जिनलाइज्ड कास्ट जो हैं उनको फोर्स किया जाता है, जैसे लैट्रिन्स के क्लीनिंग के लिए, बहुत सारे क्लीनिंग टास्क के लिए वो वायलेट करता है डिग्निटी को। इसके अलावा हम लोग इसके अंतर्गत देखने वाले हैं जो मैनुअल स्कैवेंजिंग प्रोहिबिशन एक्ट है वो कैसे काम करती है और किस प्रकार से इसके अंतर्गत क्या क्या प्रोविजंस हैं। गवर्नमेंट एक्शन, यूनियन गवर्नमेंट को एक्शन लेने के लिए बोला गया है, खास करके मॉडल प्रिजन जो 2016 का मॉडल प्रिजन मैनुअल है और प्रिजन एक्ट जो है 2023 का, ताकि इस तरीके की समस्याओं का समाधान किया जा सके। आर्टिकल 17 कहता है जो अनटचेबल है, अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है, उसको समाप्त किया जाता है। और इस प्रकार का अगर कोई भी प्रैक्टिस करता है तो उसे उसके ऊपर जो है लॉ इन्फोर्स हो सकता है, लेकिन ये तो जनरल में हो सकता है, लेकिन जेल के अंतर्गत अगर ऐसी चीज़ें हो रही है तो उस वायलेशंस को कैसे ठीक करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने समस्या इसके तहत दिखाने की कोशिश की है। अगला हमारा जो आर्टिकल है इंश्योर करता है कि प्रोहिबिट्स करे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, इसको समाप्त किया जाए और इसको अगर कोई आदमी ऐसा करता है तो अपहोल्डिंग डिग्निटी और जस्टिस को अगर अपहोल्ड करता है तो उसके अगेंस्ट में एक्शंस होने चाहिए।
जो डिनोटिफाइड ट्राइब्स हैं हिस्टोरिकली आप देखें तो ये ब्रिटिश एरा में इनको क्रिमिनल ट्राइब्स के रूप में नोटिफाई किया गया था 1871 एक्ट के तहत, जिसे बाद में जो है जब हम आज़ाद हो गए तो इसको डिनोटिफाइड के रूप में डिनोटिफाइड कर दिया। लेकिन आज भी उनका जो स्टेटस है, भले वो डिनोटिफाइड हैं लेकिन वो सोशो इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड हैं, स्टिग्मा के शिकार है, साथ ही साथ डिस्क्रिमिनेशन के शिकार उनको होना पड़ रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा मामला हो जाता है कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे काम होता है कि कोई भी व्यक्ति जिसने जो डिनोटिफाइड ट्राइब से संबंधित हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि उन्हें बेवजह ही उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। इसके अलावा प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर, यानी कि हाथ से जो साफ सफाई करने का काम है उसको क्या किया गया है 2000 एक्ट के तहत इसको समाप्त किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें चल रही है, किस रूप में चल रही है इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, देखते हैं। इस एक्ट को देखिए, जो मैनुअल स्कैवेंजिंग को समाप्त करने का जो एक्ट है इसके तहत ये कहा गया है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग यानी हाथ से जो मैला ढोने की प्रथा है उसको समाप्त किया जा रहा है, और जो लोग ऐसा करते हैं उनको रिहैबिलिएट करेंगे, मतलब दूसरे काम में डालेंगे। इसको बैन किया जा रहा है ताकि कोई भी व्यक्ति जो है अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे हाथ से मैला ढोने के लिए किसी व्यक्ति को एम्प्लॉय करता या काम करवाता है, लेटरिन साफ करवाता है, तो उसके अगेंस्ट में क्या हो सकता है, पेनल्टीज हो सकती है, उसको जेल हो सकता है 2 साल तक का, और साथ ही साथ 1 लाख का जो है फाइन भी हो सकता है, या दोनों में से कोई एक हो सकता है। रिहैबिलिएट करना यानी कि जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं उनको दूसरा जॉब देना, और फाइनेंशियल एड देना, पैसे देना, और स्किल और ट्रेनिंग देना ताकि उन्हें हाथ से काम करने की ज़रूरत ना पड़े और वो क्या कर सकें, ट्रेनिंग ले करके और अदर माध्यमों से वो दूसरे जॉब कर सके, या फिर जो उसके इक्विपमेंट आ जाए तो इक्विपमेंट के माध्यम से उस काम को कर सके ताकि उनके हेल्थ पे कोई इशू ना आए। एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए प्रिजन के अंतर्गत, ताकि जो कास्ट बेस्ड जो एलोकेशन है खास करके लेटरिन्स वगैरह की सफाई का, उसका समाधान हो सके। इस रिगार्ड में क्वेश्चन है आर्टिकल 17 का, इसको आप हैंडल करें। गवर्नमेंट ने ओपन किया है पोर्टल इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए, जो गैप जो रह जाता है ट्रेनिंग के बाद या स्कूलिंग के बाद उसको ठीक करने के लिए। इस रिगार्ड में आप देखिए गवर्नमेंट ने ओपन किया है इंटर्नशिप पोर्टल टू फिल द गैप। पोर्टल लॉन्च किया गया है और उस पोर्टल का नाम है प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप स्कीम फॉर टॉप कंपनीज। टारगेट इसके तहत देख लीजिए, इसके तहत इंडिया के 500 कंपनीज को शामिल किया गया है, 111 कॉर्पोरेट ने साइन किया है और ऑफर कर रहे हैं 1077 इंटर्नशिप प्रोग्राम को। इसके अंतर्गत यूथ को ट्रेनिंग दी जाएगी, 1 करोड़ यंगस्टर्स को 5 साल के अंतर्गत ट्रेनिंग दी जाएगी। एलिजिबिलिटी आप देख लीजिए, हाई स्कूलिंग किसी ने कर रखा है, ITI कर रखा है, डिप्लोमा BA BSc कर रखा है, उन लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट है और प्रोफेशनल लाइन CA हैं, MBBS हैं, तो उनको वहाँ पे ट्रेनिंग देना पॉसिबल भी नहीं है। इसके अलावा AI बेस्ड मशीन जो है उसकी लर्निंग भी इसके तहत शामिल की गई है, और जो इंटर्नशिप है 1 लाख इंटर्न्स के साथ जो है दिसंबर 2024 तक स्टार्ट किया जाएगा। स्कीम देख लीजिए, अदर जो स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, नेशनल अप्रेंटिस स्कीम, स्किल इंडिया मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, समर्थ योजना, उड़ान योजना, नेशनल करियर सर्विस, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम फॉर टॉप कंपनी। ये अभी नया वाला प्रोग्राम है, उसी का नाम फिर से लास्ट में आ गया। तो ये सारे स्कीम्स जो हैं क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं स्किल गैप जो है उसको ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये सेकंड क्वेश्चन प्रीलिम्स का, इसको आप हैंडल करेंगे। थर्ड आप देख लीजिए, सेंटर ने क्या किया है, समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो पैसा है उसको डिले कर दिया गया है, रोक दिया गया है, और चूंकि समग्र शिक्षा के तहत 60% का योगदान सेंटर करती है, ऐसे में अगर किसी स्टेट का 60% फंड किसी प्रोजेक्ट का रुक जाता है तो उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। और ये तमिलनाडु के तहत
ऐसा हुआ है क्योंकि तमिलनाडु ने अभी तक जो प्रधानमंत्री के नए जो स्कीम हैं उसके तहत, यानी कि समग्र प्रधानमंत्री का नया जो प्रोजेक्ट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत उन्होंने क्या किया, उसको अडॉप्ट नहीं किया है। इस कारण से उनकी फंडिंग रोकी गई है। इस कारण से तकरीबन 20,000 जो एम्प्लॉय हैं उनके पेमेंट रुके हुए हैं, उनको डिले हो गया है फंडिंग डिले के कारण, क्योंकि तमिलनाडु जो गवर्नमेंट है सेंटर 60% फंड करती है और स्टेट जो है इसके तहत 40% फंड करती है। तो ऐसे में अगर 60% फंड रुक जाए तो किसी भी प्रोग्राम को में डिले हो जाता है। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आप देख लीजिए, टीचर जो इसके तहत अर्न करते हैं इतना वोकेशनल सब्जेक्ट ट्रेनिंग को लेकर के, और जो गवर्नमेंट रिस्पॉन्स है, द स्टेट एजुकेशन ऑफिसर हैव नॉट कमेंटेड ऑन द सैलरी डिले, इसके ऊपर बात नहीं की है। यूनियन स्टेट टेंशन, जो सबसे बड़ी बात है वो टेंशन ये है कि अगर सेंटर किसी प्रोग्राम को स्पॉन्सर करती है तो उसमें स्टेट को भी अपनी फंडिंग करनी पड़ती है। ऐसे में स्टेट के साथ दिक्कत ये होती है कि सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम में सेंटर का नाम होता है और लोग ये समझते हैं कि ये सेंटर यानी प्रधानमंत्री के द्वारा लाया गया स्कीम है। ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट जो अपना, खास करके जब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग पार्टीज होती हैं तब ये समस्याएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। समग्र शिक्षा अभियान के बारे में जान लीजिए। इसे 2018 में लॉन्च किया गया था और इसका ऑब्जेक्टिव था जो सबको बेहतर एजुकेशन देना बच्चों को, खास करके जो प्री स्कूल से लेकर के स्कूल क्लास 2012 तक में को इसमें इंक्लूड किया गया है। फंडिंग रेशियो हमने अभी देखा है, सेंटर 60% और स्टेट का 40% है। कंपोनेंट्स इसमें क्वालिटी इंप्रूवमेंट, खास करके टीचर को ट्रेनिंग और जो करिकुलम है उसको लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना। इस इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि इस एजुकेशन में जो डिसेबल पर्सनस हैं और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उसको इंक्लूड करना चाहिए, और जो वोकेशनल एजुकेशन है वो इसमें जोड़ा जाना चाहिए ताकि जो स्कूलिंग के बाद उनको क्या हो सके, उनको वो जॉब कर सके, अपना काम कर सके। इम्प्लीमेंटेशन की जो करती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और साथ ही साथ स्टेट का जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो सारे मिलकर के इसको करती है इम्प्लीमेंट। टारगेट ग्रुप्स ऑल चिल्ड्रेन हमने अभी बात की, खास करके SC ST और मार्जिनाइज्ड कम्युनिटी को इसमें जोड़ने की कोशिश हुई है। और चैलेंज इसके तहत देख लीजिए, जो इम्प्लीमेंटेशन इशू हैं, फंडिंग डिलेज और अर्बन रूरल डिस्पैरिटीज जो है उसको मिटाना, ये बड़ा चैलेंज है। एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है, तो इनरोलमेंट जो है बढ़ा है और साथ ही साथ ड्रॉप आउट रेट्स हैं वो भी कम हुए हैं और लर्निंग क्वालिटी में जो है वृद्धि हुई है। इस रिगार्ड में आपके समक्ष ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, इसको हैंडल कीजिए, फिर हम आगे देखेंगे। मूसी रिवर के बारे में जानिए। मूसी रिवर तेलंगाना से निकलती है और तेलंगाना से निकलने के बाद, हैदराबाद से निकलने के बाद वो कहाँ चली जाती है, कृष्णा नदी में मिल जाती है। तो ये अभी हम देखेंगे इसके विषय में। ये देख लीजिए, ये मूसी नदी है, ये वाली नदी, और ये कहाँ मिल रही है, कृष्णा नदी में मिल रही है, जो कि बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ऑल एग्रीकल्चर सेक्टर इनिशिएटिव जो है उसको अंडर 2 स्कीम के तहत लाया जा रहा है ताकि जो बहुत सारे स्कीम्स हैं, ओवरलैपिंग का जो इशूज है उसको समाधान किया जा सके। सो एग्रीकल्चर सेक्टर इनिशिएटिव्स देख लीजिए। मर्जर ऑफ स्कीम्स है, यूनियन कैबिनेट ने क्या किया, एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर स्कीम्स को 2 न्यू इनिशिएटिव्स के तहत मर्ज किया है। उसमें से पहला है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और दूसरा है कृषि उन्नति योजना। इन 2 इनिशिएटिव्स के तहत सारे प्रोग्राम्स को मर्ज करने की योजना है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आप देख लीजिए, स्टेट डेवलप करेगा कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक प्लान एग्रीकल्चर के लिए, और जो एनुअल एक्शन प्लान है वो भी अप्रूव किया जाएगा कलेक्टिवली। फोकस एरिया क्या है, न्यूट्रिशन की सिक्योरिटी बढ़ाना, सस्टेनेबिलिटी लाना एग्रीकल्चर में, क्लाइमेट रेजिलियंस एग्रीकल्चर और प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाना। मर्जर स्कीम जो है प्रधानमंत्री, ये सारी योजना यहाँ पे दिए हुए हैं, इसको आप पढ़ लेंगे क्योंकि ये सारा अगर हम डिस्कस करेंगे तो काफ़ी 15-20 मिनट का समय इसमें लग जाएगा। तो ये केवल इनिशिएटिव्स को किसके अंतर्गत कौन सा डाला गया है उसको आपको केवल देखना है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है प्रीलिम्स का, इसको हैंडल करेंगे आप। अगला हमारा एन ऑब्सेशन विद रैंकिंग, यानी कि यूनिवर्सिटी जो इंडिया की यूनिवर्सिटी जो
उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं ये हम लोग देखेंगे। कि हमें इसमें राइटर का कहना है कि हम लोग रिसर्च पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, ऐसे में जो नॉर्मल एजुकेशन है, जो करिकुलम है हमारा, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग एंड मेंटरिंग, यानी कि टीचिंग का जो इम्पोर्टेंस है वो हमें बढ़ाना चाहिए, और हमें कहीं ना कहीं टीचिंग और रिसर्च दोनों में एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। सो इस रिगार्ड में देखिए, थोड़ा डिटेल्स में नोट्स है आपके सामने। एजुकेशन इकोसिस्टम जो है वो क्या होता है, रैंकिंग की कोशिश में कई बार हम लोग रैंक करने के चक्कर में क्या होता है, हमारा एजुकेशन सिस्टम वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय होने लग जाता है। यूनिवर्सिटी जो है टीचिंग को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, और केवल रैंकिंग में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि रैंकिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, रैंकिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके चक्कर में न लग करके हमें क्या करना चाहिए, अपने टीचिंग स्ट्रेटजी जो है उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। ग्लोबल रैंकिंग जो है ओवर एम्फेसाइज यूनिफाइड रिसर्च आउटपुट, तो जो ग्लोबल रैंकिंग है उसमें एम्फेसाइज किया जाता है रिसर्च आउटपुट को लेकर के, जिसका खास करके आप देखें तो वो है ना, मतलब रिसर्च करो और थोड़ा करो फेंक दो, उसका कोई बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन भी नहीं है, ऐसा लेखक का मानना है। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को जो है इंडियन यूनिवर्सिटीज़ क्या कर रही हैं, रैंकिंग ले रही है, और जो कम्पिटिटिव एडवांटेज इससे उनको मिलता है, खास करके जो बाहर के स्टूडेंट हैं वो इंडिया में आकर के स्टडी करते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, इंस्टीट्यूशन को फाइनेंशियली सपोर्ट करती है रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए। इसके बाद जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है फेस करती है प्रेशर को, किस चीज़ के लिए, फंड जनरेट करने के लिए, और इसके कारण से जो है फी में वृद्धि होती है। तो ये रैंकिंग के चक्कर में हमारा फी भी बढ़ रहा है। साथ ही साथ रैंकिंग सिस्टम जो है नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है क्वालिटी ऑफ टीचिंग को। लोग टीचिंग के जगह पे अन्य चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ताकि रैंकिंग में जो रैंकिंग हो वो बढ़ जाए। फैसिलिटीज जो प्रायोरिटाइज किया जाता है रिसर्च को, टीचिंग को दबाते हुए वो जो है एजुकेशन की जो वैल्यू है उसको कम करता है, और जो कल्चर है पब्लिक और पेरिस रिसर्च वो बेहतर नहीं है एकेडमिक जो सेशंस हैं उनके लिए। यूनिवर्सिटी शुड क्रिएट सेपरेट ट्रैक्स फॉर टीचिंग और रिसर्च फैकल्टी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेपरेट ट्रैक बनाने की ज़रूरत होगी, ताकि एक साथ टीचिंग भी हो सके बेहतर ढंग से और रिसर्च भी हो सके, यानी कि हमें पूलिंग करनी होगी दोनों चीज़ों को लेकर के। टीचिंग मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल इम्पोर्टेंट एज रिसर्च के तरह ही इसको इम्पोर्टेंट माना जाना चाहिए। जो कल्चरल शिफ्ट इज नीडेड टू वैल्यू बोथ टीचिंग एंड रिसर्च को, दोनों को वैल्यू देने की जरूरत है। द मैट्रिक्स ड्राइविंग सिस्टम ट्रीट्स एजुकेशन एज ए मार्क ऑफ कमोडिटी, यानी कि जो मैट्रिक्स है, यानी कि नंबर जो रैंकिंग का मिलता है, ये क्या करती है, इससे दिक्कत क्या होता है कि ये मार्केट कमोडिटी के रूप में काम करने लग जाता है। सो इस रिगार्ड में यू हैव अ क्वेश्चन, हैंडल इट एंड वी विल डिस्कस। ओपेक प्लस के बारे में हम लोग जानते हैं, खास करके अभी जो टेंशन हो रहा है ईरान, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में जो टेंशन है उसको लेकर के क्या इफेक्ट पड़ता है, उस रिगार्ड में जो है ओपेक सामने आया है। सो हम लोग जानते हैं, हमें वो डिस्कस लड़ाई क्या हो रहा है इसके बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये डिस्कस करने की जरूरत है कि ओपेक क्या है, ओपेक से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो ओपेक प्लस एंड द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन इजराइल एंड ईरान के जो बीच कन्फ्लिक्ट है उसका क्या असर पड़ता है। तो ओपेक का रोल क्या है, ओपेक एंड द यूएस कैन हेल्प स्टेबलाइज ऑयल प्राइस जो है उस पर प्रभाव पड़ेगा इसको लेकर के। तो ओपेक और यूएस मिलकर के क्या कर सकता है, ऑयल के प्राइस को स्टेबलाइज कर सकता है, और जो पोटेंशियल सप्लाई डिसरप्शन है, जो कन्फ्लिक्ट बिटवीन इजराइल और ईरान को लेकर के उसको ठीक कर सकता है। सेपरेट कैपेसिटी, ओपेक जो है हैज इनफ सेपरेट कैपेसिटी टू कंपनसेट फॉर द लॉस ऑफ ईरानियन ऑयल सप्लाई, जो है उस लॉस को पूरा करने के लिए ओपेक के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में चीज़ें अवेलेबल हैं, ऑयल अवेलेबल हैं। टारगेट फैसिलिटीज, इजराइल जो है फोर्सेस में टारगेट ईरानियन ऑयल को जो है इजराइल टारगेट कर सकता है, और इससे भी दिक्कतें हो सकती हैं, और क्रूड ऑयल का जो इशूज़ है उसका समाधान करने की ज़रूरत होगी। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देख लीजिए, जो प्रीवियस कन्फ्लिक्ट हैं लाइक ईरान इराक वार, इसमें भी इस तरीके के टैंकर्स को टारगेट किया गया था और ऑयल फैसिलिटीज डिसरप्ट हुआ था।
रिपीटेडली थ्रेट्स देख लीजिए आप, ईरान है इट्स प्रॉक्सीज माइट टारगेटिंग एनर्जी ऑपरेशंस इन द रीजन। तो ईरान जो है, अगर ईरान और इजराइल में ये फाइट चलता रहता है तो आगे इस तरीके की इशूज़ आ सकती हैं जिसे हमें रोकने की ज़रूरत होगी। तो इस रिगार्ड में हम लोग देखते हैं ओपेक प्लस को। ओपेक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं और उसमें प्लस यानी कि और भी लोग जुड़ गए हैं। ओपेक क्या है? एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं जो 1960 के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया था। और प्लस का मतलब ये है जो कोलिशन था ओपेक का उसमें और भी लोग जुड़ गए थे, जैसे रसिया, मैक्सिको एंड अदर, जहाँ और जगह पे जहाँ पेट्रोल या डीजल क्रूड ऑयल मिलते हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए गए थे। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कोऑर्डिनेट करना ऑयल प्रोडक्शन को ग्लोबल लेवल पे और प्राइस को स्टेबलाइज करना, प्रोडक्शन लिमिट बनाना कि हमें कितना प्रोडक्ट करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए या कट करना चाहिए, ये सारे डिसीजंस ये सब मिलके लेते हैं। मेंबर कंट्रीज जो हैं ओपेक मेंबर जो है 13 मेंबर है, इसमें सऊदी अरेबिया, इराक, यूनाइटेड यूएई, कुवैत और ईरान शामिल है। और ओपेक प्लस में अगर आप देखिए तो 10 और कंट्रीज शामिल किया गया था, जैसे रसिया, मैक्सिको आदि। ऑपरेशनल मैकेनिज्म आप देख लीजिए, मीटिंग होती है ओपेक की, जो रेगुलर मीटिंग होती है, डिस्कस करता है प्रोडक्शन टारगेट के बारे में। और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है इसका, डिसीजन आर मेड थ्रू कंसेंसस के माध्यम से लेता है ऑल मेंबर, यानी कि कोई भी मेंबर अगर इस चीज़ को रोकने की कोशिश करेगी तो ये रोक दी जाती है। So you have a question OPEC related and thank you very much for today। आज थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा विलम्ब हो गया। हम कोशिश करेंगे कि कल से आपको, क्योंकि मैम आज एब्सेंट थी, तो कल से फिर आपको ऑन टाइम सारी चीज़ें डिलीवर हो जाए। थैंक यू वेरी मच।